Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. The topic which I will going to discuss today is the rise of Magध. इससे पहले हमने बात करी है महाजनपदास के बारे में और आप देखेंगे देयर वर 16 महाजनपदास जिसमें से सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट जो किंगडम था या महाजनपद था वो था मगध का। और धीरे धीरे जो मगधन रूलर्स थे उन्होंने जितने भी महाजनपद थे उनको कैप्चर किया और उसको अपने एम्पायर में मिला लिया। आप इस मैप में भी देख सकते हैं द एरिया ऑफ मगध। तो अगर हम मॉडर्न डे की बात करें तो द मगध रफली कॉरस्पॉन्ड टू द पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट डे बिहार। तो ये एरिया है आज के समय पे एंड इट वाज सिचुएटेड बिटवीन द गंगा, सोन, विंध्या रेंज एंड चंपा। और इसकी शुरुआती जो कैपिटल थी दैट वाज गिरवीराज और जिसको हम राजगृह भी कहते हैं। अगर हम हिस्टोरिकल रेफरेंसेस देखें तो सबसे पहले हमें मगध का रेफरेंस कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। इसके अलावा और भी एरियाज हैं जो हमें अथर्ववेद से मालूम चलते हैं जैसे कि गंधारीज, मुजावत एंड अंगाज। एंड आपको खैर अर्ली वैदिक पीरियड में आपको अर्ली वैदिक जो लिटरेचर है उसमें हमें कुछ ज्यादा मगध का मेंशन नहीं मिलता है एक्सेप्ट द टेरिटरी ऑफ किकाता used as a synonym of Magad, जो कि एक synonym की तरह यूज होती थी। And according to Mahabharat and Puranas, the earliest dynasty of Magadha was founded by Brihadrath। तो ये important है कि जो शुरुआत की डायनेस्टी थी हमें वो मगध की वो थी बृहद्रथ ने वो फाउंड करी थी और इसका रेफरेंस हमें मिलता है महाभारत और पुराणास में। इसके अलावा जो रामायण है उसमें वासु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द फाउंडर ऑफ गिरवीराज और वासुमती। एंड ये जो डायनेस्टी थी ये फाइनली इट केम टू एन एंड इन 6th century BCE एंड इट वाज फॉलोड बाय द हर्यंका डायनेस्टी। और इन डायनेस्टीज के बारे में हम डिटेल में अभी करेंगे। इसके अलावा जो जैन राइटर्स हैं दे आल्सो मेंशन टू अर्ली किंग्स ऑफ राजगृह जो है समुद्र विजय एंड गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम ओवरऑल देखें तो मगध एक इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेयर में भी एक इम्पॉर्टेंट किंगडम है, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली। तो आप देखेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट किंगडम था उन दिनों में एंड ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था फॉर बुद्धिस्ट एंड जैन मूवमेंट और यहीं से एक्चुअली बुद्धिज्म और जैनिज्म की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। एंड यहाँ के बड़े ही फेमस स्कॉलर्स रहे हैं जैसे कि कौटिल्य, वसाकर, पतंजलि। ठीक है, जो यहाँ जो जिनकी पैदाइश यहाँ की थी। एंड यहाँ मगध की दो फेमस यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि नालंदा और विक्रमाशिला। एंड दो फेमस डायनेस्टी उनका वो यहीं पे एक्चुअली मगध में सेटअप हुई थी जो थी मौर्यन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम हिस्ट्री में देखें तो जो मगध है इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो नाउ हम इसके बारे में और जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनेस्टीज की। ठीक है, कि कौन कौन सी डायनेस्टीज जो थी वो इस एरिया में आई। तो सबसे पहले है इसमें हरियाणा डायनेस्टी जिनके 3 मेन रूलर्स थे जिसमें से पहले हैं बिंबिसार, दूसरे हैं अजातशत्रु और तीसरे हैं उदयन। उसके बाद आता है शिशुनाग डायनेस्टी। इसके 2 मेन रूलर्स हैं, पहले है शिशुनाग एंड दूसरा है कालाशोका। एंड लास्ट में आता है नंदा डायनेस्टी जिनके 2 मेन रूलर्स हैं दैट इज महापद्मनंदा एंड धनानंद। एंड उसके बाद आप देखते हैं नंदा डायनेस्टी के बाद आपको मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश होता हुआ दिखेगा और जो मौर्यन एम्पायर के पहले रूलर थे दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने धनानंद को हराया और ये जो एरिया है उसको कैप्चर कर लिया और यहाँ से मौर्यन एम्पायर शुरू होता है। तो ये है अबाउट द डायनेस्टीज। अब हम जो मेन रूलर्स रहे हैं मगध एम्पायर में उनके बारे में डिटेल में करेंगे। सो नाउ मूविंग ऑन डेवलपमेंट ऑफ मगधा अंडर डिफरेंट रूलर्स। तो ये कुछ मेन रूलर्स हैं जिनमें से हैं बिंबिसार, अजातशत्रु एंड नंदास। इनको हम थोड़ा अब डिटेल में करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मगध अंडर बिंबिसार। बिंबिसार जो है बड़े ही आप देखोगे डिप्लोमेटिक एंड पावरफुल, जो इन्होंने पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी वो बड़ी अच्छी थी जिससे इनको काफी सक्सेस मिली इन ऑर्डर टू एक्सपेंड हिज एम्पायर। ठीक है, तो वो हम देखते हैं। So the Mahajanpad period came to an end with the establishment of the Magad Empire. Bimbisar was the first famous and historical king of Magadhan Empire. तो पहला जो फेमस है और हिस्टोरिकल किंग है मगधन एम्पायर का वो है बिंबिसार।
and he registered victory over the surrounding Mahajanpadas and got them assimilated into one hegemonic state. तो ये क्रेडिट एक्चुअली बिंबिसार को जाता है, जिनकी एफर्ट से ये जितने सारे महाजनपद है ये एक साथ मिलकर एक बड़ा जो है आपको स्टेट या किंगडम फाउंड करते हैं। और हमें अश्वघोषा की बुद्ध चरिता से ये पता लगता है कि जो बिंबिसार है वो हरियंका लाइन से बिलोंग करते थे, एंड ही वाज द सन ऑफ अ पिटी chieftain भाटिया, and he was anointed as king by his father when he was just 15 year old. तो इनके जो पिता थे वो भाटिया थे और इनको बहुत ही यंग एज में रूलर बना दिया गया था, 15 साल की उम्र में। एंड ये गौतम बुद्धा के कंटेम्पररी है, एंड इन्होंने 52 इयर्स तक रूल किया, फ्रॉम 544 BCE टू 492 BCE। एंड इनकी तीन मेन पॉलिसीज थी, ये तीन मेन पॉलिसीज थी जिनकी वजह से ये इतने ज्यादा सक्सेसफुल रहे, जिसमें से पहली है मैट्रिमोनियल अलायंसेस, कि इन्होंने आप कहेंगे मैरिज रिलेशन बनाए। दूसरा फ्रेंडशिप विद स्ट्रॉन्ग रूलर्स, तो जो ताकतवर राजा थे उनके साथ इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाए। और तीसरा कॉन्क्वेस्ट ऑफ वीक नेबर्स टू एक्सपेंड द एम्पायर, तो जो वीक हैं, जो कमजोर राजा हैं, उनको कैप्चर करके अपने एम्पायर को उन्होंने एक्सपेंड किया। सो ये तीन उनकी मेन पॉलिसीज थी जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहे। अब हम और इनके बारे में बात करते हैं, और क्या क्या मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से ये विक्टोरियस रहे। तो सबसे पहला मैट्रिमोनियल अलायंसेस, इसको डिटेल में करते हैं। तो आप देखेंगे कि एक्चुअली मैट्रिमोनियल अलायंसेस की वजह से बिंबिसार को बड़ी ज्यादा हेल्प मिली। इन्होंने बहुत सारी शादियां करी और इन शादियों में इनको एज अ डाउरी बड़े सारे जो टेरिटरीज है वो मिल गई। सो ही वॉज अ वेरी ग्रेट डिप्लोमैट, वो बहुत चालाक थे, उनको पता था किस तरीके से अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना है। सो क्योंकि देखिए महाजनपद में आप देखो तो बहुत सारे अवंती, कोसाला, बड़े सारे स्ट्रॉन्ग किंगडम्स थे। अगर ये अगर कुछ डिप्लोमेटिक पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करते तो हो सकता है कि मगध को कोई और पावरफुल किंगडम जो है वो उसको अनेक्स कर लेता, बट बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसीज वो अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन कर पाए। सो इसके और जिसके लिए इन्होंने ये मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाए, ठीक है, किस किस फैमिली के साथ, विद द रूलिंग फैमिलीज ऑफ कुसाला, मदरा, लिच्छावीज एंड वैशाली। सो ही फर्स्ट मैरिड टू कुसाला देवी, जो कि शी वाज द सिस्टर ऑफ किंग प्रसन्नजीत ऑफ कुसाला, who gave the region of काशी in dowry। तो उन्होंने कुसाला देवी, जो कि प्रसन्नजीत जो थी कुसाला रूलर उनकी बहन थी, उनके साथ शादी करी और जिसके बदले में उन्हें डाउरी के रूप में काशी का एरिया मिल गया और इसके साथ साथ एनुअल इनकम मिली ऑफ 1 लाख, ठीक है, और इसके साथ साथ बड़े सारे गिफ्ट, परफ्यूम्स एक्सेट्रा भी उनको चीजें मिलती हैं। And in this way he won over the friendship and alliance of the powerful king of Kusala। तो अब क्या है, क्योंकि रिश्तेदारी हो गई है तो ऑब्वियसली जो कुसाला एक पावरफुल किंगडम है वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा। और भी लोगों के साथ इन्होंने मैरिज रिलेशंस बनाए, आप देखेंगे। he also married another princess named Chilana। she was the daughter of Chetaka who belonged to the powerful Lichavi tribe, ठीक है। इसके बाद ही ऑल्सो मैरिड खेमा। अब ये खेमा कौन है? शी इज द प्रिंसेस ऑफ शकाला मदरा, who's the ruler of Punjab and is said to have been the chief consort of Bimbisar। उसके बाद उन्होंने वसवी जो है इनसे भी शादी करे। तो आप देख रहे हैं, खैर कई जो टेक्स्ट है उसमें थोड़ा हमें एग्जैजरेशन मिलता है, जैसे अकॉर्डिंग टू महाबगा बिम्बिसारा हैड 500 क्वींस, मतलब जो विच इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली, बट ऐसा बोला जाता है। तो इसमें आप देखेंगे हिस्टोरिकल फैक्ट्स में कहीं जगह बड़ी सारी एग्जैजरेशन भी, बढ़ा चढ़ा के चीजें भी बोली जाती हैं। बट खैर ये जो मैट्रिमोनियल अलायंस की पॉलिसी थी इसने बिम्बिसार को बहुत हेल्प किया, जिसकी वजह से ही बिकेम वेरी पावरफुल। उनका जो एरिया है वो एक्सपेंड हो गया। सो अब उनका एक्सपेंशन कहाँ से होता है? बोथ इन द वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो नॉर्थ और वेस्ट टेरिटरीज उनको मिल गई बड़ी आसानी से थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस। दूसरा पॉइंट आता है बिम्बिसार की सक्सेसफुल जो हुए उसके पीछे जो रीजन था, दूसरा था कॉन्क्वेस्ट। अब उन्होंने कौन कौन से एरियाज को कॉन्क्वेस्ट किया? सो ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर एंड इक्वली ग्रेट कॉन्करर, ठीक है। अब क्या है, मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू उन्होंने जो है नॉर्दर्न और वेस्टर्न साइड जो है वो सिक्योर कर ली, ठीक है। उसके बाद ही इन्वेडेड अंगा।
ठीक है। अब इट इज बिलीव उन्होंने क्यों अंगा के ऊपर, अंगा भी एक महाजनपद था, उसके ऊपर क्यों अटैक किया, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ब्रह्मदत्त है, जो कि किंग है ऑफ अंगा, ही हैड डिफीटेड द फादर ऑफ बिंबिसार, तो वो बदला लेने के लिए, इन ऑर्डर टू टेक रिवेंज, उन्होंने किंग ऑफ अंगा जो कि ब्रह्मदत्त है उनके साथ फाइट किया, एंड इस तरीके से उनको हरा के उनका जो एरिया है, जो उनकी टेरिटरीज है, उसको अपने एम्पायर में मिला लिया। एंड इसके साथ जो टेरिटरी ऑफ चंपा है, ठीक है, वो जो है उन्होंने अपने बेटे कुनिका, कुनिका एक्चुअली अजात शत्रु इनके बेटे थे, उनको कुनिका और अशोक चंद्र के चंद्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो उनको यहाँ का गवर्नर बना दिया। अंगा, especially its capital Champa, were important for inland and maritime trade along east coast. तो इसकी वजह से एक तो टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ उनका, और इसके साथ जो ट्रेड रूट है वो भी इनके पास आ गया, तो जिसकी वजह से बिंबिसार को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट आता है इसके बाद रिलेशन विद द नेबरिंग किंगडम। अब एक और पॉलिसी इन्होंने करी कि जो उनके आसपास के किंगडम्स थे उनके साथ उन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाए। सो आप देखेंगे ही हैड वेरी गुड रिलेशन विद द प्रोमिनेंट किंग ऑफ अवंती नेम्ड प्रद्योत, तो इनके साथ काफी अच्छे रिलेशन थे प्रद्योत के। और एक इन 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 एन एक्ट ऑफ डिप्लोमेसी वाज वेरी डिप्लोमेटिक, उनको पता था कहाँ पे क्या करना है, तो उन्होंने एक बड़े डिप्लोमेटिकली, एक बार जो प्रद्योत है ही वाज सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, तो इन ऑर्डर टू हेल्प हिम, ठीक है, प्रद्योत की मदद करने के लिए उन्होंने एक अपना फिजिशियन है जिवाका, उसको भेजा प्रद्योत की हेल्प करने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने प्रद्योत का जो आप कह सकते हो फ्रेंडशिप या उसका ट्रस्ट जीत लिया। एंड इसके साथ साथ ही ऑल्सो रिसीव्ड एन एम्बेसी फ्रॉम पुषाकारे सरिनी द किंग ऑफ तक्षशिला, तो वहां पे भी उनको एक एम्बेसी मिल गई। तो ये एक इनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिंबिसार, तो उनकी सक्सेस के पीछे उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत अच्छा था। देखो, आप एरियाज तो कैप्चर कर लोगे, बीइंग अ रूलर, एक रूलर एरियाज, ठीक है, उसके पास मिलिट्री अच्छी है, उसका वो डिप्लोमेटिक है, उसने एरियाज तो कैप्चर कर लिया, पर उसको सस्टेन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो सस्टेन वो कैसे कर सकता है? थ्रू गुड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अच्छे उसके पास ऑफिशियल होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स, जो भी पॉलिसीज वो आगे फर्दर अडॉप्ट करेगा वो बहुत मैटर करता है। तो ही वाज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। सो आप देखोगे उन्होंने बहुत he was a very good said he was efficient and very good administrator, and he appointed officers to various categories of work and paid heed to the advice of his minister। तो उन्होंने बहुत सारे मिनिस्टर्स अपॉइंट किए और उनकी वो एडवाइस को मानते थे, सुनते थे। एंड ही ऑल्सो एक्सरसाइज अ रिजिड कंट्रोल ओवर हिज हाई ऑफिसर्स, जिसको बोला जाता है महामात्रास। तो जो हाई ऑफिशियल्स थे उनको महामात्रास बोला जाता था। ठीक है, वो एडवाइस तो मानते ही थे, इसके साथ साथ वो उनके ऊपर कंट्रोल भी रखते थे। ठीक है, सो अब हम देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स थे, जिसमें से पहले आता है उपराजा और डिप्यूटी किंग। अब ये कौन होता था उपराजा और डिप्यूटी किंग? सो बिंबिसार रूल्ड विद द हेल्प ऑफ हिज एल्डर सन एंड ही मे बी कंसिडर्ड एज उपराजा। तो जो उनका सबसे बड़ा बेटा था वो उपराजा की तरह सर्व करता था, वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हेल्प करता था। उसके बाद नेक्स्ट ऑफिशियल आता है मंडालिक राजा। तो ये मंडालिक राजा कौन है? दीज ऑफिसर्स यूज्ड टू रिसीव लैंड एंड रूल्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग। तो राजा उनको जमीनें देता था और वो मतलब जो भी राजा इंस्ट्रक्शन उनको देता था उसके अकॉर्डिंगली वो वहां पे रूल करते थे। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेना नायक महामत्ता, या जिसको हम जनरल बोलते हैं। सो ही लुक्ड आफ्टर द आर्मी एंड वाज अंडर द सेनापति। तो ये आर्मी की देखरेख करता था और ये सेनापति के अंडर होता था। नेक्स्ट ऑफिसर आता है सभाति खाका, सभाती हका। सो ही वाज द इंचार्ज ऑफ जनरल अफेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है विहारिका महामता। ही वाज द डिस्पेंसर ऑफ जस्टिस, मतलब जस्टिस इम्पार्ट करने में ये जो विहारिका महामता है ये राजा की मदद करता था। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामा भोजका और ग्रामा कुता। सो ही वाज द विलेज हेडमैन एंड यूज्ड टू हेल्प द किंग। ठीक है, तो राजा विलेज हेडमैन होता था जो अगेन आगे राजा को हेल्प करता था। So in the provincial administration, a considerable degree of autonomy was allowed in the case of Uparaja at Champa and also of Mandalik Rajas, की मतलब जो कुछ provinces थी तो वहां पे administration के लिए तो ये उपराजा, उपराजा कौन है? जो elder son है राजा का। जैसे आपको पता है कि
कुनिका जो अजात शत्रु है उसको यहाँ का गवर्नर बनाया गया था चंपा का, तो वो ऑटोनॉमी थी, वो अपने अकॉर्डिंगली वहां पे रूल कर सकते थे। तो चंपा में और मंडालिक राजा को ये फ्रीडम थी कि अब वो अपने अकॉर्डिंगली वहां पे रूल कर सकते थे, बट यस दे वर अंडर द रूलर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल। उन्होंने जो कैपिटल बनाई थी गिरवीराज एवं राजगृह। तो बिंबिसार को जो हिनसोंग है ये क्रेडिट देते हैं कि जो ही बिल्ट जो बिंबिसार है, ही बिल्ट अ न्यू सिटी ऑफ राजगृह। जब जो पुरानी जो कैपिटल थी जो थी कुशाग्रपुरा, वो उसमें आग लग गई थी, फायर हो गया था, जिसकी वजह से वो नष्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो बिंबिसार है वो एक नई कैपिटल बनाते हैं, जो कि दिस न्यू कैपिटल वाज बिल्ट ऑन द सिमेट्री। खैर ये तो ह्विनसोंग जो जो नई कैपिटल बनाने का क्रेडिट बिंबिसार को देते हैं, पर फाहियान जो है वो इसका क्रेडिट अजातशत्रु को देते हैं। एंड ये जो राजगृह थी वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्लेस है, बिकॉज इट वाज अ सेंटर ऑफ रिलीजन, आर्ट एंड एजुकेशन। तो अब हम आगे आगे देखेंगे कि राजगृह एक और चीज के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। नाउ नेक्स्ट, जो बिंबिसार का जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन वो बहुत अच्छा था, and this judicial system was very rigid। एंड इस जुडिशियल जस्टिस को डिस्पेंस करने के लिए वो उनकी हेल्प करते थे विहारिका महामात्रा, जो एक ऑफिसर था। एंड जो पनिशमेंट थी वो काफी स्ट्रिक्ट होती थी, और कल्प्रिट्स को डेथ पेनाल्टी भी दी जाती थी। एंड इसके साथ साथ जो राजा को हेल्प करता था उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता था, और इक्वल जस्टिस जो है वो इम्पार्ट किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करें बिंबिसार के रिलीजन की, तो आप देखो यहाँ पे दो अलग व्यूज मिलेंगे, क्योंकि हमें जो भी सोर्सेज मिल रहे हैं इस टाइम पीरियड के, वो हमें दो जगह से मिल रहे हैं। एक तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट या स्क्रिप्चर से, या जैन टेक्स्ट एंड स्क्रिप्चर से। तो आप देखेंगे जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं वो बोलेंगे कि बिंबिसार बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर रहे थे, और जो जैन टेक्स्ट है वो बोलते हैं कि उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट किया था। तो इस तरीका का आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। सो दोनों रिलीजन, जो रिलीजियस टेक्स्ट है, वो ये चीज वो क्लेम करते हैं कि वो उनके धर्म के थे। सबसे पहले उतारा ध्यायना सूत्रा एंड अदर जैन टेक्स्ट रिप्रेजेंट हिम एज अ डिवोटी ऑफ महावीरा। ठीक है। एंड हेमचंद्र जो है वो कहते हैं, व्हेन देयर वाज डार्कनेस एवरीवेयर एंड थिंग्स वर इन डिसऑर्डर इन द कंट्री, देन बिंबिसार वेंट अलोंग his wife Chelena to worship महावीर। तो हेमचंद्र ऐसा मानते हैं कि जब भी डार्कनेस होती थी या डिसऑर्डर होता था, तो उस समय पे जो बिंबिसार है वो अपनी वाइफ चेलना के साथ महावीर की पूजा करते थे। तो ये जैन टेक्स्ट में लिखा है। वेयर एज अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें, so Bimbisar was a great patron of Buddha from the very beginning, and as a mark of goodwill, he presented the famous bamboo grove to the Sangha। तो वो दिखाने के लिए कि वो एक सच्चे बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने बैम्बू ग्रोव जो है वो संघा को गिफ्ट किया था। इसके साथ साथ जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो कहती हैं कि बिंबिसार हैड मेट बुद्धा ट्वाइस, कि वो अपने, क्योंकि दीज रूलर्स दे वर कंटेम्पररी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। तो ये लोग, ये जो बिंबिसार है ये दो बार उनसे मिले भी हैं, वंस बिफोर बुद्धा's एनलाइटनमेंट एंड देन एट राजगृह। तो पहले जब उनको एनलाइटनमेंट हुई थी उससे पहले मिले थे, और एक बार राजगृह में। And during the second meeting, Gautam Buddha had 1000 followers with him. And he got inspiration about his religion from his wife Khema। तो ऐसे माना जाता है जो उनकी वाइफ थी खेमा, उनके थ्रू इनको इंस्पिरेशन मिली थी बुद्धिज्म को अडॉप्ट करने की। ये इसी वजह से आप देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। खैर यहाँ पे आई हैव अ इमेज, जो ये पहली इमेज आप देख सकते हो, ये बिंबिसारा की, जिसमें दिखाया गया है कि वो महात्मा बुद्ध से मिल रहे हैं। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं डेथ ऑफ बिंबिसार की, इनकी मृत्यु कैसे हुई है। तो अगर हम यहाँ पे भी आपको दो ओपिनियन मिलेंगे, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, एक जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो जो बुद्धिस्ट बुक है वो कहती हैं कि उनके जो बेटे थे अजात शत्रु, ठीक है, ही वॉज वेरी इम्पेशेंट और वो रूलर बनना चाहते थे। तो इसी वजह से अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को इम्प्रिजन कर दिया था, उनको जेल में डाल दिया था। एंड देन ही स्टार्व्ड हिम टू डेथ, उनको कुछ खाने को नहीं दिया, तो अल्टीमेटली उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा बुद्धिस्ट बुक्स में लिखा गया है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर हम जैन बुक्स को देखें तो वो ऐसा कहते हैं कि जो अजात शत्रु है उन्होंने अपने ऑब्वियसली फादर को प्रिजन में डाला था, बट जब उन्होंने बाद में देखा, रियल अजात शत्रु को रियलाइज हुआ कि उनके पिता की कंडीशन बहुत खराब है, तो वो गए उनकी
आयरन रॉड लेके गए, सो इन ऑर्डर टू ब्रेक द चेन, ठीक है। बट बट दिस इज ऑल्सो फनी, क्योंकि बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है कि जब वो आयरन रॉड लेके जा रहे थे तो उनके पिता को लगा कि वो उनको मारने आ रहे हैं, तो उन्होंने खुद ही अपनी पॉइजन खा के या अपने आप ही उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। तो ऐसा बोला जाता है, पता नहीं इसमें कितना सच है या नहीं, बट ये व्यू है जैन बुक्स के अकॉर्डिंगली दैट बिम्बिसार हैड पॉइजनड हिमसेल्फ टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम, और ऐसा बोला जाता है कि फर्दर ह्यूमिलिएशन से अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने पॉइजन ले लिया। सो खैर, अगर हम दोनों स्टोरीज को देखें तो इसमें एक्चुअली बिम्बिसार की जो मृत्यु है वो किसकी वजह से हुई है? अजातशत्रु की। सो ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर। सो इसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द बिम्बिसार, तो नेक्स्ट आप देखेंगे रूलर कौन बनते हैं? अजातशत्रु। तो अब हम देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मगध अंडर अजातशत्रु, तो उसके समय कैसे डेवलपमेंट हो रही है। सो बिम्बिसार को सक्सीड करते हैं अजातशत्रु। इनको दो नामों से जाना जाता है, इनको कुनिका और अशोक चंदा भी बोला जाता है। एंड ही सैट ऑन द थ्रोन ऑफ मगधा इन 493 बीसीई, और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 32 ईयर्स तक रूल किया। और ऐसा नहीं है कि अजातशत्रु ही सिर्फ उनके बिंबिसार के एक बेटे थे, ऐसा रेफरेंस मिलता है कि उनके बहुत सारे बेटे थे जो उनको एडमिनिस्ट्रेशन में असिस्ट करते थे, जैसे कि अभया हु वाज अ सन ऑफ पद्मावती ऑफ उज्जैन, और इसके अलावा और भी बच्चे थे उनके, जैसे कि विमाला कुंदंजा बाय अंबापाली, हला एंड विहल्ला बाय चेलना, काला, शिलावत, जयासेना एंड अ डॉटर चुंदी बाय अदर वाइफ्स। तो आप देखेंगे इतने सारे उनके बच्चे थे, बट अजातशत्रु वाज सक्सेसफुल इन ऑर्डर टू गेट द थ्रोन। और आप देखेंगे उन्होंने जो अगेन जो अजातशत्रु थे ये भी एक सक्सेसफुल रूलर थे, और इन्होंने भी जो पॉलिसीज अडॉप्ट करी उसकी वजह से उनको अपने एम्पायर को स्ट्रेंथन करने में बहुत हेल्प मिली। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अजातशत्रु के टाइम पे कॉन्फ्लिक्ट विद कुशाला किंगडम। सो आफ्टर कमिंग टू द थ्रोन, सबसे पहला जो अजातशत्रु को जो रैथ है वो फेस करना पड़ा प्रसन्नजीत से। क्यों? क्योंकि जो कुशाला देवी थी वो प्रसन्नजीत की वाइफ थी, और जो बिंबिसार हैं, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने फादर को मारा था तो ऑब्वियसली उनकी वाइफ खुश नहीं थी, एंड बिकॉज जो कुशाला देवी थी वो प्रसन्नजीत की बहन थी, तो इस चीज से ही वॉज वेरी एंग्री। तो आप देखेंगे प्रसन्नजीत जैसे ही उनके बिंबिसार की डेथ होती है, ही इमीडिएटली रिवोक द ग्रांट ऑफ कांची एंड कॉन्फिस्केटेड इट्स रेवेन्यू। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जब कुशाला देवी और बिंबिसार की शादी हुई थी तो उनको डाउरी में काशी दिया गया था। तो उनकी डेथ के बाद प्रसन्नजीत ने सबसे पहले जो है उन्होंने काशी की ग्रांट रोक दी और उसका सारा रेवेन्यू कॉन्फिस्केट कर लिया। सो ऑब्वियसली जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में काफी टेंशन होने लग गई, किसके बीच में? अजातशत्रु और प्रसन्नजीत की वजह के बीच में। एंड दोनों के बीच में आप देखेंगे वॉर चलती है कोसाला और मगध किंगडम के बीच में, जिसमें अल्टीमेटली प्रसन्नजीत जो है हार जाता है, और इस तरीके से जो ये कोसाला किंगडम है वो किसके अंडर आ जाता है? मगध एम्पायर के अंडर। नेक्स्ट आता है वॉर अगेंस्ट लिच्छावीज ऑफ वैशाली। सो ये जो लिच्छावीज थे दे वर वेरी पावरफुल, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्राइब थी, ठीक है। तो इसको वो कैसे हराते हैं वो हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन ऐसा माना जाता है कि बिम्बिसार हैड गिवन द फेमस एलिफेंट मेघनाथ एंड अ लार्ज नेकलेस ऑफ 18 स्ट्रिंग्स ऑफ jewels टू हिज सन हल्ला एंड विहल्ला, द सन्स ऑफ चिलाना। तो उन्होंने एक बिम्बिसार जो है उन्होंने चिलाना जो उनकी वाइफ थी उनके बच्चों को हल्ला विहल्ला को एक मेघनाथ जो एलिफेंट था, फेमस एलिफेंट, और एक नेकलेस दिया था, ठीक है। और अजातशत्रु जो है ही वांटेड दीज, बट द टू प्रिंसेस फ्लेड टू देयर मिटरनल होम इन वैशाली। तो वो वापस लेना चाहते थे इन चीजों को, बट वो जो दो प्रिंसेस थे वो यहाँ से चले जाते हैं। एंड ऐसा माना जाता है कि जो अजातशत्रु की वाइफ थी पद्मावती, उन्होंने इंस्टिगेट किया था उनको ये चीज करने का। इसके साथ जो लिच्छावीज थे वो ट्रेचरी भी कर रहे थे। आप देखेंगे जो माइन है ऑफ जेम्स, वहां पे ऐसा माना जाता है कि वो धोखा दे रहे थे, तो वो अपना जो प्रॉफिट है वो अजातशत्रु के साथ शेयर नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से भी ही वाज वेरी एंग्री। एंड अब जो अजातशत्रु है वो लिच्छावीज के अगेंस्ट वॉर छेड़ देते हैं, बट उनको हराना इतना आसान नहीं था। अब हम देखेंगे कि क्या उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट करी जिसकी वजह से वो लिच्छावीज को हरा पाए।
So the conquest of a powerful confederacy of 36 kingdom of Lichavi was the greatest victory of Ajatashatru, क्योंकि लिच्छावी छोटा एरिया नहीं था, उसमें 36 किंगडम थी, लिच्छावी ट्राइब थी जो कि काफी पावरफुल थी, जिसको हराना बहुत ही मुश्किल था. सो इसको हराने में उनको 16 इयर्स लगे और उन्होंने बड़ी सारी आप देखेंगे मेथड्स अडॉप्ट किए जिसकी वजह से वो उसको हरा पाए, जिसमें से सबसे पहले व्हाट ही डिड, he sent his able and trustworthy minister Vasakara and Sunidha to Vaishali to sow the seeds of dissension among the Lichavis and thus break their unity. तो पहले उन्होंने अपने मिनिस्टर्स जो हैं वसाकरा और सुनीधा उनको वहां पे भेजा वैशाली में कि उनके बीच में जो लिच्छावीज है उनके बीच में फूट डालने के लिए, जिससे कि उनकी यूनिटी जो है वो ब्रेक हो जाए. ठीक है, और ये उनको सक्सेस मिलती है आफ्टर 3 इयर्स. वही चीज होता है, उनके बीच में ड्रिफ्ट आ जाता है और जिसका फायदा जो है अजातशत्रु उठाते हैं. उसके बाद अजातशत्रु ने क्या किया, उन्होंने एक पाटलिपुत्र में he built the fort of Patliputra, which was very close to the Lichavi territory on the bank of the Ganges. जो कि strategically पाटलिपुत्र जो एरिया है वो बहुत ही important था. ठीक है, it was centrally located, जिसकी वजह से जो मर्चेंट्स और मूवमेंट की जो सोल्जर्स है उनकी मूवमेंट बहुत आसान हो जाती है. एंड इट लेटर इवॉल्व्ड एज एन इम्पोर्टेंट सिटी एंड ऑल्सो सर्व एज द कैपिटल ऑफ मगध. तो पाटलिपुत्र आप देखेंगे धीरे धीरे स्ट्रैटेजिकली भी बड़ी अच्छी जगह पे था, जिसने जो है अजातशत्रु को बहुत हेल्प किया और लेटर ऑन जो पाटलिपुत्र है वो मगध एम्पायर की कैपिटल भी बनता है. सो ये उन्होंने दूसरा जो मेथड अडॉप्ट किया. इसके बाद he also equipped his warriors with all the facilities available during those days and trained them properly with warfare tactics. उन्होंने अपनी जो मिलिट्री है उसको भी बहुत अच्छे से ट्रेन किया जिससे कि वो वॉर को जीत पाए. So in this way, his strenuous efforts made him with success and whole territory of the Lichavis were annexed to the Magadhan kingdom. तो ये जितने भी उन्होंने मेथड अडॉप्ट किए वो सब फ्रूटफुल प्रूव होते हैं उनके लिए और अल्टीमेटली वो जितने भी 36 किंगडम है लिच्छावी के वो सारे को वो कैप्चर कर पाते हैं और उसको मगध एम्पायर में मिला लेते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉर अगेंस्ट अवंती. तो जो प्रद्योत है ही वाज द किंग ऑफ अवंती, जो हम देखते हैं कि बिंबिसार के टाइम पे ही वाज अ वेरी गुड फ्रेंड. इस समय पे वो अच्छे दोस्त नहीं है और ही वाज वेरी जेलस ऑफ द पॉपुलैरिटी ऑफ अजातशत्रु एंड इस वजह से दोनों के बीच में वॉर होती है और अजातशत्रु जो है प्रद्योत को हरा देते हैं और इस तरीके से वो अवंती को कैप्चर कर लेते हैं. अब नेक्स्ट बात होती है रिलीजन ऑफ अजातशत्रु की, वो कौन से धर्म को मानते थे. तो यहाँ पे भी अगेन आपको दो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे. जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो बोलते हैं वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते थे. जो जैन टेक्स्ट है वो कहते हैं वो जैनिज्म को अडॉप्ट करते थे. तो चलिए देखते हैं. सो इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु that three of the great philosophers attained nirvana. They are Buddha, Mahavir, गोसाला मस्करी पुत्र. तो आप देखेंगे कि बड़े ही महान लोग इस समय पे हुए जिनको निर्वाण मिला है, जिसमें से है बुद्धा, महावीर, गोसाला मस्करी पुत्र. एंड जो अजातशत्रु है उनका रूल 32 इयर्स तक लास्ट करता है. एंड ऐसा कह पाना कि वो बुद्धिज्म उन्होंने अडॉप्ट किया था, जैनिज्म, वो थोड़ा मुश्किल है. But the literature of both the faiths makes an attempt to prove that he was a follower of either of them, like his father Bimbisar. So अगर हम जैन लिटरेचर की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु अपनी बीवी वैशाली जो है उनकी वाइफ के साथ वो महावीर के पास जाते हैं एंड ही प्रेज्ड जैन धर्म बिफोर द कॉमन पीपल देयर. तो क्योंकि उन्होंने तारीफ करी तो ऐसा मानते हैं शायद वो जैनिज्म को उन्होंने फॉलो किया होगा. बट जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो कहते हैं कि ही वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स बुद्धिज्म एंड ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु जो है शुरुआती दिनों में इन द बिगिनिंग उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया, बाद में लेटर ऑन उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया एंड वो बुद्धा के पास भी गए. क्यों गए? टू बेग for his forgiveness for depriving his righteous father of his life just for the sake of the throne. कि उनको बाद में अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी मांगने जाते हैं महात्मा बुद्ध को कि जो उन्होंने अब ट्रीटमेंट अपने पिता बिंबिसार के साथ दिया था उसके लिए. इसके बाद अजातशत्रु है ही विजिट टू द Ajatashatru's visit to the Buddha is also depicted in one of Bharut sculpture of about the middle of the 2nd century BCE. तो उनकी जो मीटिंग है अजातशत्रु के बुद्धा उसके बारे में हमें जो भारूत स्कल्पचर है उसके थ्रू भी मालूम चलता है.
So Ajatashatru is said to have rushed to Kushinagar at the death of the Buddha to ask for a share of Buddha's relics and later enshrine them in a stupa. तो ऐसा माना जाता है कि जब बुद्धा की मृत्यु होने वाली थी तो उस समय अजातशत्रु कुशीनगर जाते हैं जहां पे बुद्धा की डेथ हुई है। तो वहां पे क्यों जाते हैं? जिससे कि वो कोई बुद्धा का रैलिक अपने साथ लेके आए और वही रैलिक को वो एनश्राइन करते हैं इन अ स्तूप। और एक और इम्पोर्टेंट अचीवमेंट है अजातशत्रु की, दैट सबसे पहली जो वन ऑफ द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो कहाँ पे समन हुई थी? राजगृह में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अजातशत्रु इन द ईयर इन अबाउट 487 BCE। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन जो है आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमेशा आता है और इसके साथ साथ आपके एग्जाम में तो आता ही आता है। तो ये जो फोर बुद्धिस्ट काउंसिल है ये आपको मालूम होनी चाहिए कि कहाँ हुई थी, किसके टाइम पे हुई थी, किस एरिया में हुई थी, कौन से ईयर में हुई थी, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहली फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है वो होती है राजा अजातशत्रु के टाइम पे राजगृह में, एंड ईयर है 487 BCE। सो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु। तो अगर अजातशत्रु के सक्सेसर की बात करें सो अजातशत्रु डाइड इन अबाउट 461 BCE। एंड इसके बाद ऐसा 5 सक्सेसर्स माना जाता है कि उनके 5 सक्सेसर्स थे, ठीक है। और जो उदाइन थे वो ही वाज द इमीडिएट सक्सेसर, एंड बट ये जितने भी सक्सेसर्स हुए हैं दे वर इनकेपेबल एंड क्रूअल रूलर्स, ठीक है। जो उनका जो रूल था वो बहुत ही खराब था, ठीक है। वो लोगों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, ठीक है, लग्जूरियस लाइफ जीते थे, दे वर इनकेपेबल। सो जिसकी वजह से जो लोग थे वो इतने गुस्से में थे कि खुद ही वो जो ये क्या बोलते हैं, ये अजातशत्रु या उनके जो सक्सेसर्स है उनका वॉइसरॉय था शिशुनाग, उसको वो किंग बना देते हैं अगला। तो मतलब वो इतने नाखुश थे रूलर्स की वजह से कि उनके वॉइसरॉय जो है शिशुनाग उसको नेक्स्ट रूलर बना दिया जाता है। तो शिशुनाग की अपॉइंटमेंट के साथ, बिकॉज ही वाज अपॉइंटेड एज अ किंग, वहां से शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश होती है। एंड ऐसा माना जाता है कि जो शिशुनाग है ही डिफीटेड प्रद्योत आल्सो, हु वाज द रूलर ऑफ अवंती और उज्जैन, एंड एनेक्स्ड हिज स्टेट होली टू मगधन एम्पायर। तो शिशुनाग जो है उनके उनके पास ये क्रेडिट है कि उन्होंने जो अवंती है उसको अनेक्स किया। और शिशुनाग के बाद आते हैं उनके सक्सेसर, जैसे आप ये यहाँ पे देख सकते हैं शिशुनाग डायनेस्टी, पहला है शिशुनाग, दूसरा है कालाशोका। तो शिशुनाग कौन है? वो वॉइसराय थे, हरियंका डायनेस्टी के आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो शिशुनाग के बाद कालाशोका आते हैं, ही बिकेम द नेक्स्ट रूलर ऑफ मगध। During his reign in 387 BCE, the second Buddhist council was called at Vishali। तो कालाशोका के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि दूसरा जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो याद रखना। सो इन द year 387 BCE, second Buddhist council was held at Vishali during the time period of कालाशोका। एंड ये जो लास्ट किंग थे शिशुनाग डायनेस्टी का, इट वाज मर्डर्ड इन 345 BCE बाय महापद्मनंदा, हु फाउंडेड द नंदा डायनेस्टी। तो जो इनके लास्ट सक्सेसर थे शिशुनाग डायनेस्टी को, उसको मार के महापद्मनंदा जो है वो अगले रूलर बनते हैं और वहां से नंदा डायनेस्टी जो है वो स्टैब्लिश होती है। सो महापद्मनंदास आप देखेंगे दे वर वेरी वेरी पावरफुल, यू कैन सी। तो जो महापद्मनंदा है इनके साथ नंदा डायनेस्टी स्टैब्लिश होती है। जो पाली टेक्स्ट है उसमें इनको उग्रसेन बोला जाता है, जिसका मतलब है कि इनके पास बहुत बड़ी आर्मी थी। So the name Mahapadma perhaps indicate that his army was as big as could be arranged in the lotus fashion, and इनको इसी वजह से बोला जाता था महापद्मापति। और ऐसा माना जाता है, कुछ हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि ये जो थे दिस महापद्मनंदा, ही वाज द सन ऑफ अ शूद्रा वुमन। तो शूद्रा वुमेन थे, तो आप ये देखेंगे क्षत्रिय लाइन यहाँ से चली गई है और एक शूद्रा जो है वो रूलर बन रहा है। सो महापद्मनंदा हैज बीन डिस्क्राइब इन द पुराणास एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियास, ठीक है, बिकॉज लोअर कास्ट वुमेन है उनके बेटे थे, तो वहां से एक नई डायनेस्टी शुरू होती है। और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने जितनी भी क्षत्रिय है उन सबका, जो कि सोल मुनार्क थे, उन सबका जो है विनाश कर दिया था, जिसमें से
इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हैं जैसे शिशुनाग, इक्ष्वाकु, पंचालास, काशीस, हय्यास, कलिंगास, अश्मकास, कुरुस, मैथिलास, सुरसेनास, वितिहोत्रास एक्सेट्रा। ठीक है। इस एंड ये बहुत ही आप देखेंगे बहुत ही पावरफुल रूलर थे। इन्होंने अपने एरिया को बहुत बड़ा मतलब बहुत एक्सपेंड किया था, बहुत एफिशिएंट थे और इनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी। सो महापंतबनंदा ऐसा बोला जाता है, ही वाज प्रोबेबली अ जैन। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े सारे जैन मिनिस्टर को अपॉइंट किया था जैसे कल्पाका एंड शकातला। And many sources claim that a vast mass of land had come under the political sway of Nandas, or several Mysore inscriptions mentioned that Kuntala was ruled by Nandas. तो आप देखिए कि कितना बड़ा एरिया इनके पास आ गया है साउथ का, क्योंकि मैसूर इंस्क्रिप्शन में भी हमें रेफरेंस मिलता है कि जो नंदास डायनेस्टी है वो वहां तक फैल गई थी। इसके साथ साथ अ प्लेस कॉल्ड नौ नंद देरा on Godavari also suggests rule of Nandas over Deccan। तो डेक्कन तक आप देखेंगे इनका एम्पायर एक्सटेंड कर जाता है। और जो मत्स्य पुराण है उसमें बोला गया है कि जो महापद्मनंदा है ही रूल्ड फॉर 88 इयर्स। बट इसके अलावा वायु पुराण कहती है कि उन्होंने 28 इयर्स तक रूल किया। जो तारानाथ का वर्जन है उसके अकॉर्डिंगली ही रेन्ड फॉर 29 इयर्स। इसके बाद सिलोनीज क्रॉनिकल्स जो है वो ऐसा मानते हैं कि उन्होंने 22 इयर्स तक रूल किया। तो डिफरेंट ओपिनियन है। एंड बट डॉक्टर रे चौधरी ही सेज दैट ही रूल्ड ओवर फॉर 28 इयर्स एंड ही वाज सक्सीडेड बाय 8 किंग्स। ठीक है। 335 to 334 to 323 to 22 BCE। तो इस टाइम पीरियड तक आप देखेंगे कि 8 रूलर्स रहे हैं, आगे राजा रहे हैं, जो कि है पंडुका, पंडुगति, बूटापल्ला, राष्ट्रपल्ला, गोविशनका, दशा असिधका, कायवर्ता एंड धाना। ठीक है। तो ये उनके आगे के जो सक्सेसर्स रहे हैं। एंड ये जो डायनेस्टी है इट अल्टीमेटली केम टू एन एंड अबाउट 322 to 21 BCE। ठीक है। और इसके बाद इस डायनेस्टी के बाद आप देखेंगे नया एम्पायर स्टैब्लिश होता है जो है मौर्यन एम्पायर, जो कि किसने फाउंड किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। बट उससे पहले अकॉर्डिंग टू महाबोधि वंशा धनानंद वाज द लास्ट किंग ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो सबसे आखिरी जो राजा थे वो धनानंद थे। और he ruled Magad at the time of Alexander's invasion। तो जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया को, सो उस समय मगध का रूलर धनानंद था। और अकॉर्डिंग टू कर्टियस, जो कर्टियस है इन्होंने इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ बताई है। तो ये कहते हैं दैट he owned vast wealth, Dhananand owned vast wealth and commanded a huge army of 20,000 cavalry, 2 lakh infantry, 2,000 chariots and 3,000 elephant, and one of his generals is known as Bharasala। So the Nanda kings had become richer by means of extortion। तो आप देखेंगे खैर इनके पास आर्मी तो बहुत बड़ी थी, बट जो रूलर थे वो एफिशिएंट नहीं थे। और एक्सटॉर्शन के थ्रू वो क्या कर रहे थे? बहुत सारा वेल्थ अपने पास क्रिएट कर रहे थे। एंड दे बिकेम वेरी अनपॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ द मगध। जो आम जनता थी वो रूलर से खुश नहीं थी, जिसकी वजह से जब चंद्रगुप्त मौर्य ने अटैक किया मगध के ऊपर 323-22 BCE में, सो कोई भी जो है वो धनानंद की मदद के लिए नहीं आता है, जिससे कि ये मालूम चलता है कि जनता उसके रूल से कितनी नाखुश थी। और इस तरीके से बड़ी आसानी से जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो धनानंद को हरा देते हैं और इस तरीके से मौर्यन एम्पायर स्टैब्लिश होता है, जो हम इसके बाद पढ़ेंगे। So this was all about the different dynasties and rulers of the Magad Empire। ये दो मेन खैर रूलर्स हैं, बिंबिसार एंड निजातशत्रु, उनकी पिक्चर है। सो इसके साथ ही ये टॉपिक जो है खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, so please subscribe my channel, share, like and comment, and thank you so much for watching. Have a nice day, stay safe, take care।